प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान में अभी हम लोग जीव विज्ञान पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर का आज जो है आपका लास्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। और आज इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, चूँकि हम लोग इस चैप्टर का 100% पढ़ाई कर चुके हैं। यही कारण है कि आज जब इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस सारे क्वेश्चन का जवाब तो हम लोग कंसेप्ट के क्लास में ही पढ़ाई कर लिए हैं, तो मज़ा भी आएगा। लगेगा कि हाँ, एक तरह से कि हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या किया है, पढ़ाई किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन सीखने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। यहाँ पे होना चाहिए कौन कौन से हैं, इस घटकों के क्या कार्य हैं, ये आपको बताना है। तो आप लोग जो है मानव में वहन तंत्र के घटक का पूरा डिटेल में अध्ययन किया है। यहाँ पर हम मानव में जितने भी वहन तंत्र है सभी घटक का चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखेंगे कि मानव में वहन तंत्र के घटक और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा भी था, हृदय होता है। हृदय क्या है? हृदय को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, क्या बोला गया, हृदय जो है वो रुधिर को एक पंप की तरह शरीर के विभिन्न भागों में भेजना, अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों और गुर्दों में भेजना तथा शुद्ध रुधिर यानी कि रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना काम है। यहाँ पर आपने सीधा सीधा देखा, जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, उसका काम है रक्त यानी कि रुधिर को पूरे शरीर में फैलाना और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ले करके फेफड़ों और गुर्दों में भेजना, गुर्दा मतलब किडनी, और फिर वहाँ से लेकर के शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाना। ये काम है हमारे हृदय का, एक पंप की तरह काम करता है। दूसरा जो हमारा वहन तंत्र का घटक है वह है धमनियाँ। धमनियाँ क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। धमनियों के बारे में आप यहाँ पर इससे पहले ही पूरा डिटेल पढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि धमनियाँ जो है ये शुद्ध रुधिर को हृदय से दूर शरीर के अंगों में जो है भेजना, इसका काम है। धमनियाँ का क्या काम है? तो शुद्ध रुधिर को हृदय से उठा करके दूर शरीर के अंगों में भेजना, यानी कि शरीर के सभी अंगों में रुधिर को भेजने का जो काम है वो धमनी का ही है। तीसरा है आपका शिराएँ। शिरा क्या भाई साहब? तो शिरा जो है ये अशुद्ध या आप इसको विऑक्सीजनित रक्त भी कह सकते हैं, इसको हृदय तक लाना इसी का काम है। पूरे शरीर से गंदा ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड यानी कि विऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर से इकट्ठा करके हृदय तक कौन पहुंचाएगा? तो शिराएँ। इसके बाद कोशिका हैं। ये क्या करती है? तो रक्त को शरीर के संकीर्ण भागों यानी कि शरीर का जो छोटा छोटा अंग है उसमें एवं त्वचा में भेजना, इसका काम है। त्वचा मतलब स्किन यानी कि चमड़ा में, और शरीर के छोटे छोटे भागों में भेजने का काम जो है कोशिका का ही है। नेक्स्ट आपने पढ़ाई किया था बिंबाणु, या इसी को प्लेटलेट्स कहते हैं। तो हम जानेंगे कि बिंबाणु क्या है यानी कि प्लेटलेट्स क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका काम जो है वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना है एवं अनुरक्षण भी इसका काम है। जो प्लेटलेट्स है रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है और साथ ही साथ ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी कि हमारा अनुरक्षण भी करता है, संक्रामक रोगों से हमें बचाता भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप इस तरह से पूरे डिटेल में आप अपने एग्जाम के अंदर लिख के आते हैं तो एक भी मार्क आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके सामने में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है कि स्तनधारी कौन चीज़? तो स्तनधारियों तथा पक्षियों में
स्तनधारी कौन है भाई साहब? तो वो सभी के सभी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं, जिसमें मनुष्य हैं, गाय हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। तो सीधा समझ लीजिए वह जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। और पक्षी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पक्षी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, क्योंकि पक्षी अंडे से जन्म लेती है, तो अंडे से जो भी जीव अपने बच्चों को जन्म देगा वो दूध नहीं पिलाएगा, याद रहेगा आपको। मनुष्य डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो वो दूध पिलाते हैं। जो जीव अपने बच्चों को अंडा के मदद से जन्म देता है, जितने पक्षी है वो अंडा देते हैं और उससे उसके बच्चे का विकास होता है, तो वो जीव याद रखिएगा कि दूध नहीं पिलाएगा। तो यहाँ पर आपको बढ़ना है कि स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के नस होते हैं, एक तो है आपका धमनियाँ और एक है शिराएँ। धमनी में शुद्ध ब्लड होते हैं और शिराएँ में अशुद्ध यानी कि गंदा ब्लड होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, शुद्ध ब्लड अलग होता है और अशुद्ध ब्लड अलग होता है। शुद्ध ब्लड हमारे धमनियों में पाई जाती है और अशुद्ध यानी कि गंदा ब्लड जो है वो शिराएँ में पाई जाती है। तो सीधा सीधा है कि पक्षी जितने भी हैं और जो स्तनधारी जीव हैं उसमें शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड अलग अलग होते हैं। शुद्ध और अशुद्ध ब्लड क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आवश्यक है, इस चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये आपको बताना है कि स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध और विऑक्सीजनित मतलब गंदा रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। क्यों शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखा जाता है स्तनधारी और जो पक्षी हैं उसके शरीर में। इस क्वेश्चन का उत्तर आप इस तरीक़ा से लिखिएगा कि ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। सही बात है। अगर गंदा रक्त को अलग रखा जाए अलग नस में और शुद्ध रक्त को अलग नस में रखा जाता है, इससे क्या होता है कि आपका ये जो चीज़ें हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिल पाता है जीव को। और ऑक्सीजन होता कहाँ है? शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है। तो यही कारण है, आप लिख देंगे कि ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने से शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। स्तनधारियों एवं पक्षियों में शरीर के ताप को समान बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सही बात है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ना तो ज़्यादा हो ना ही कम हो, इसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अतः इन प्राणियों में दोनों प्रकार के रुधिर को, दोनों प्रकार के होना चाहिए, कोने होना चाहिए, दोनों प्रकार के रुधिर को अलग करना आवश्यक है। अगर अलग अलग नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? अलग अलग नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे पूरे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या क्या हैं। पेड़ पौधे में वहन तंत्र के घटक के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में वही बात पूछा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उच्च संगठित पादप होते हैं, उसमें वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के 2 प्रधान घटक हैं। पहला है जाइलम, जो खनिजों के जलीय घोल का वहन जड़ों से पूरे पादप में करती है। सही बात है। जाइलम का जो काम है वो खनिज को जल के साथ जो है वहन करती है, जड़ से लेकर के उसको पादप में, पूरे पादप में फैलाने का काम करती है। तो एक तो हो गया जाइलम।
और दूसरा है फ्लोएम। ये जो आपके वहन तंत्र के घटक है ये क्या करते हैं, तो पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन को पूरे पादप में फैलाती हैं, यानी कि पूरे पेड़ पौधे के शरीर में फैलाने का इसी का जो है काम है। तो ये आपने देख लिया कि पादप में जो वहन तंत्र के घटक है वो कौन कौन है और उसके कार्य क्या है। ये तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको तो हम लोग अभी क्या कह सकते हैं कि एक तरह से रिवीजन आपका हो रहा है, और आप ये भी देख पा रहे हैं कि आखिर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसका उत्तर करेंगे। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल है, जल और खनिज लवण, जल में ही खनिज लवण मिले होते हैं, तो पेड़ पौधा अपने जड़ के मदद से जल और खनिज लवण को सोखता है, और सोखने के बाद वो जाइलम को दे देता है, और जाइलम जल और खनिज लवण को पत्ती तक और पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो यही प्रोसेस है। इसी को लिखेंगे कैसे एग्जाम में, लिखेंगे कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। सही बात है, जाइलम के द्वारा ही जल और खनिज लवण का वहन होता है। परासरण के नियमानुसार मृदा के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के मूल रोमों में, जड़ के मूल रोम में प्रवेश करती है। सही बात है, और इस प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है, और जड़ से निकल कर के जल और खनिज लवण जाइलम में पहुंचा, और वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव जो है परासरण दाब एवं कोशिका दाब, जिसको परासरण दाब या कोशिका दाब भी कह सकते हैं, के प्रभाव में जलीय घोल जो है वो पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। हम आपको बताए थे कि रात के टाइम पर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करती है पौधा, वाष्प का उत्सर्जन करती है। तो वाष्प का जो उत्सर्जन करती है इसके कारण ऊपर वाले भाग में पानी कम हो जाता है। जो ऊपर वाला जाइलम होता है उसमें पानी कम हो जाता है, पानी कम हुआ तो वहाँ पर प्रेशर कम जाता है, और नीचे में प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से जल क्या करेगी, जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ पर पहुँचेगी, और इसी कारण से शीर्ष भाग तक जल पहुँच जाता है। इसे हम लोग जो है रसारोहण भी कहते हैं। रसारोहण मतलब रस का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, रस मतलब जल। ठीक है, इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है उपादपों में भोजन का वहन कैसे होता है। उपादपों नहीं होना चाहिए, पादपों होना चाहिए। यहाँ पर ऊ को काट दीजिएगा, ऊ को हटा दीजिएगा। पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में भोजन का वहन कैसे होता है। तो सिंपल है, आपने पढ़ाई किया भी था कि पादप में भोजन का वहन जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि पौधों में भोजन का वहन पत्तियों से प्रारंभ होकर, सही बात है, पत्ती से भोजन चलना शुरू करती हैं, फ्लोएम वाहिनियों द्वारा पूरे पादप शरीर में होता है, और फ्लोएम वाहिनियों की चालनी नलिका में चालनी पट से होकर भोजन का प्रवाह जो है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। यानी कि जहाँ पर भोजन ज़्यादा है उधर से किधर की ओर जाएगा, तो जहाँ पर कम भोजन होगा उधर की ओर भोजन जो है प्रवाहित तो होती है। तो इस तरीक़ा से आप लिख देंगे कि पादप में भोजन का वहन कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। तो पूरा आप लोग पढ़ाई किए हैं कि नेफ्रॉन का रचना कैसा होता है, वो कैसे काम करता है, वो सारा आप लोग पढ़ाई किए हैं। तो सेम टू सेम यहाँ भी लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना होगा। तो आइए कैसे इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा वो देखिए। आपको नेफ्रॉन का क्रिया विधि भी लिखना है और इसकी रचना विधि भी लिखना है, रचना तथा क्रिया विधि दोनों लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि वृक्काणु की रचना, सबसे पहले रचना की बात करेंगे। वृक्काणु या इसी को नेफ्रॉन कहते हैं इंग्लिश में। क्या है वृक्काणु, ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो वृक्काणु या नेफ्रॉन उत्सर्जन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सही बात है, उत्सर्जन तंत्र का एक
जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसके प्रमुख भाग हैं। पहला जो भाग है मतलब जो आपके वृक्काणु होते हैं, यानी कि इसको नेफ्रॉन कह लीजिए। नेफ्रॉन का जो सबसे पहला भाग है वो बोमेन संपुट है। अब बोमेन संपुट का क्या काम है, तो वृक्काणु का अग्रभाग जो काम अभी नहीं देख रहे हैं आप, अभी केवल उसका परिचय देख रहे हैं। तो बोमेन संपुट कहते किसे हैं, तो वृक्काणु का अग्रभाग जो प्याले जैसा होता है उसे ही बोमेन संपुट कहते हैं। प्याला यानी कि कप के जैसा जो होगा उसे ही क्या कहते हैं, तो बोमेन संपुट कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि वृक्काणु का जो दूसरा आपका छोटा सा अंग है वो क्या है, कोशिका गुच्छ है। ये सारे के सारे चीज़ों को हमने आपको पिछले क्लास में फिगर के हेल्प से भी समझाया था कि कोशिका गुच्छ क्या होता है। ये कोशिका गुच्छ क्या है, तो वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा के बार बार विभाजन होने से बना रक्त कोशिकाओं का गुच्छा है। ये रक्त के कोशिकाओं का ये क्या है, गुच्छा है, जिसे रक्त गुच्छ कहते हैं। अगला आपका जो तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर जो चीज़ है वो है वृक्क शिरा। तो जानेंगे कि वृक्क शिरा क्या होता है, आखिर किसे कहते हैं वृक्क शिरा। तो सीधा बोलेंगे कि वृक्क के वृक्क में अशुद्ध रक्त लाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग वृक्क शिरा कहते हैं। और वृक्क धमनी किसे कहेंगे, तो बोमेन संपुट से शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम लोग जो है वृक्क धमनी कहेंगे। अगला चीज़ है वृक्काणु का नलिकाकार भाग। वृक्काणु का जो नली के जैसे जो भाग होता है, नली के आकार का जो भाग होता है उस पर बातें करनी है। तो ये क्या है, आप याद रखेंगे कि हेनेल्स लूप के आगे, किसके आगे, हेनेल्स लूप के आगे जो है वृक्काणु का अंतिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की रचना करता है। इसी सतह पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। इसके सतह पर क्या बिछा होता है, तो रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। और अगला आपका है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका क्या होता है समझिएगा, वृक्काणु के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, सही है, वृक्काणु भी कहते हैं नेफ्रॉन को। तो जो संग्राहक नलिका है उसका क्या काम है, ये होता क्या है, तो नेफ्रॉन का अंतिम छोर एक नलिका से मिलता है, ये मूत्राशय तक जाती है। तो ये एक ऐसा छोर है जो नलिका से मिलती हुई मूत्राशय तक जाती है, उसे ही कहते हैं संग्राहक नलिका। इसके बाद है वृक्काणु की क्रियाविधि, मतलब वृक्काणु कैसे कैसे काम करती है ये देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि बोमेन संपुट के कोशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण उत्सर्जी पदार्थ छनकर रक्त से बाहर हो जाता है। ये पदार्थ जल के साथ संग्राहक नलिका में जाते हैं और मूत्र में पहुंच जाते हैं। ये जो आपका वृक्काणु है ये काम कैसे करती है, तो सबसे पहला इसका जो मुख्य काम है रक्त को छानना है। छानने में जो कचरा निकला वो मूत्र के माध्यम से बाहर जो है पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद है आपका अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि कोशिका गुच्छ के उच्च रक्तचाप के कारण कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज है या अमीनो अम्ल आदि भी छन जाते हैं, जिन्हें हेलेंस लूप और नलिकाकार भाग में फिर से सोख लिया जाता है। छना गया तो वहाँ पर जाकर के इसको फिर से सोख लिया जाता है और इसे जो है पुनरावशोषण कहते हैं, क्योंकि दोबारा शोषण किया गया, दोबारा से इसको सोखा गया, तो इसीलिए इसको पुनरावशोषण कहते हैं। तो आपने देखा वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना कैसी होती है, यानी कि इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, और दूसरा इसकी क्रियाविधि क्या है वो भी आप लोगों ने देखा। अब बढ़ेंगे आगे और अगला चीज़ समझने वाले हैं, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो पादप में उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए पेड़ पौधा क्या क्या करता है, ये आपको क्या करना है, बताना है।
तो यहाँ जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप यानी कि पेड़ पौधे जो है वो किस विधियों का उपयोग करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में ही डिस्कशन किया था कि उत्सर्जी पदार्थ यानी जो कचरा है, भोजन, अनपचा भोजन जो है उसको मतलब बाहर निकालने या फिर उससे छुटकारा पाने के लिए पौधा किस किस विधि का उपयोग करता है। तो इसमें 3-4 विधि का चर्चा भी हम किए थे। लिखिएगा कि उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। पहला, उत्सर्जी पदार्थ को पत्तियों में जमा करना और पतझड़ के माध्यम से उससे मुक्ति पाना। सही बात है, जो आपका पत्ता है उसमें वो जमा करता जाता है उत्सर्जी पदार्थ को और पतझड़ में वो उसे क्या कर देता है, गिरा देता है। दूसरा, वो क्या करता है कि अतिरिक्त भोजन तथा अन्य पदार्थों को फूल, फल तथा संग्राही अंगों में जमा करता जाता है। ठीक है। और तीसरा है लेटेक्स, रेजिन या टेनिन एवं हल्के जो है लॉयड को पुराने उत्तकों में जमा करता जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि छाल जो होता है, पेड़ का छाल, वो भी उत्सर्जी पदार्थ का ही बना होता है। यानी कि पेड़ पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ को अपने शरीर पर जमा करता जाता वही छाल का रूप धारण कर लेता है। किसका रूप धारण करता है? छाल का। नया पौधा में आप देखेंगे कि जो छाल होता है वो मुलायम होता है, पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे मोटा बड़ा पौधा हो जाता है, पुराना पौधा हो जाता है, उसमें छाल भी क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। मूत्र बनने की मात्रा का जो नियमन है वो कैसे होता है। तो लिखिएगा कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन उत्सर्जी पदार्थों के सांद्रण, जल की मात्रा, तंत्रिकीय अवशेष तथा उत्सर्जी पदार्थ की प्रकृति द्वारा होता है। मूत्र कितना बनेगा नहीं बनेगा ये किस पर निर्भर करेगा? वो उत्सर्जी पदार्थ के सांद्रण पर निर्भर करेगा, वो जल की मात्रा पर निर्भर करेगा। आप जितना ज़्यादा मात्रा में जल पिएंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में मूत्र बनेगा। और तंत्रिकीय अवशेष और उत्सर्जी पदार्थ के ऊपर भी निर्भर करता है। उत्सर्जी पदार्थ कम होगा तो कम मूत्र बनेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मूत्र बनेगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो डायरेक्ट आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का अभ्यास का प्रश्न जो है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। हमारे शरीर में जो वसा है जिसको फैट कहते हैं, इसका पाचन कैसे और कहाँ होता है ये बताना है। तो चलिए जानते हैं कि कहाँ और कैसे वसा का पाचन होता है। तो याद रखिएगा कि वसा हमारी आंत में बड़ी बड़ी जो है गोलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, बड़े बड़े गोली के रूप में उपस्थित होता है वसा, जिसके कारण एंजाइम इसे विखंडित कर पाने में असमर्थ होता है। साइज बड़ा होने के कारण, बड़ा बड़ा गोली होने के कारण जो एंजाइम है इसे नहीं पचा पाता है। अब होता क्या कि पित्त रस इन बड़ी गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम इनसे क्रिया कर सके। अब छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देगा तो एंजाइम जो है, पाचन एंजाइम हमारे पेट में जो है वो इससे क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा। और अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है क्षुद्रांत में होती है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में ये वसा के पचने का काम जो है वो होता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला कि भोजन के पचने में लार की क्या भूमिका है। लार जो है वो हमारे भोजन को पचाने में कैसे हेल्प करती है ये आपको बताना है। तो लार के बारे में अगर बात किया जाए तो आप जानते होंगे लार जनरली मुंह में ही जनरेट होता है, मुंह में ही बनता है। जब आप सूखा चूड़ा खाते हैं तो वो ऑटोमेटिक गीला हो जाता है, किसके कारण? लार के कारण। तो लार की क्या भूमिका है देखिए, लिखेंगे कि भोजन के पाचन में लार की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, लार में एक एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। यह एंजाइम
मंड को विखंडित करके शर्करा में बदल देता है। मंड यानी कि जो हमारा भोजन है कीचड़ के रूप में जो होता है उसको और जो है तोड़ करके शर्करा में बदल देता है। पहला काम ये किया। दूसरा काम, लार भोजन को चिकना बना देता है। सही बात है, जब मुंह में हम चूरा डालते हैं तो लार के कारण वो मुलायम हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे इसे चबाने तथा सटकने में आसानी होती है। चबाना तो जानते हैं, सटकना मतलब गीलना, उसको अंदर भेजना, इसमें क्या होती है, आसानी होती है। तो लार के बारे में ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक उपस्थितियां कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक उपस्थिति कौन सी है, किस स्थिति में स्वपोषी पोषण होगा और उसके लिए क्या क्या जरूरी है, ये लिखना है। तो आप सभी जानते हैं कि स्वपोषी पोषण पौधा में होता है, तो आप लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि की जो है आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इसके उत्पाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब जरूरी पड़ता है भोजन बनाने के लिए। भोजन बनने के बाद जो भोजन बन जाता है तो हमें मिलता क्या है, तो ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है जल में, और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पेड़ खुद करते हैं। अगला है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें अवायवीय श्वसन होती है। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन पूरा डिटेल में पढ़े हैं, फिर से पढ़िए। लिखेंगे वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर निम्नलिखित हैं। पहला, इधर हमने वायवीय श्वसन लिख दिया, इधर अवायवीय श्वसन लिख दिया है। पहला आप याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन होगा तब वायवीय श्वसन होगा। इसमें ऑक्सीजन उपभुक्त हो जाती है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन खर्च कर लिया जाता है। जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। तीसरा, जो वायवीय श्वसन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल जो है अंतिम उत्पाद होते हैं, लेकिन जो आपका अवायवीय श्वसन है इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है। चौथा, याद रखेंगे कि इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा मिलती है। सही बात है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा मिलता है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि आपके अवायवीय श्वसन जो है वो केवल साइटोप्लाज्म में होता है। छठा, याद रखेंगे कि जो आपके वायवीय श्वसन है इसमें 38 ATP अणु मुक्त होता है, जबकि वायवीय श्वसन में केवल 2 ATP अणु मुक्त होता है। तो ये सारे के सारे अंतर आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर और बात किया जाए तो लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन क्रिया यीस्ट, कवक और अनेक जीवाणुओं में होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है। मांसपेशी में अगर आपके ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तो कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला है कि गैसों के अधिक विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित है। गैस के विनिमय के लिए हमारे फेफड़ों में कूपिका बना है, कूपी के जैसा रचना बना हुआ है, इस तरह का सभी जानते हैं। तो ये कैसे अभिकल्पित है, कैसे हमारा जो कूपिका है वो बनाया गया है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो लिखेंगे, पहला उत्तर में लिखेंगे, दो तरह के हम 2 पॉइंट में उत्तर देंगे। पहले लिखेंगे कि कूपिकाएँ महीन दीवारों तथा असंख्य रुधिर वाहिकाओं वाली रचना है, जिसके कारण रुधिर तथा कूपिका में भारी वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान सरलता से होता जाता है। और दूसरा याद रखेंगे कि कूपिकाओं की रचना गुब्बारों की तरह होती है, जो आवश्यकता के अनुसार गैसों का आदान प्रदान करने के लिए फैल तथा चिपक जाती हैं। जो कूपिका है बड़ा या छोटा होता है, तो सही बात, जब आप सांस लेते हैं तो आपका सीना फूल जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो सीना आपका सरक जाता है, ठीक है, चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होगा।
तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन की कमी होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का वहन करता है। सही बात है। हीमोग्लोबिन जो होगा वही ऑक्सीजन को ले जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन का वहन भी कम हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ले जाने में समस्या होगा। अगला है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। सही बात है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, ये क्यों जरूरी है, दोहरा परिसंचरण तंत्र की क्या आवश्यकता है, ये आपको बताना है। तो बोलेंगे कि मनुष्य सहित समस्त स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्रथम परिसंचरण तो हृदय और फुफ्फुस के मध्य पाई जाती है, जिसमें पोलोमोनरी परिसंचरण कहते हैं, तथा द्वितीय परिसंचरण हृदय और शरीर के अन्य भागों के मध्य जो है पाया जाता है, जिसे सिस्टेमिक परिसंचरण कहते हैं। यह इसलिए आवश्यक है जिससे शुद्ध व अशुद्ध रुधिर मिश्रित न हो, गंदा और साफ ब्लड एक में न मिल जाए, इसीलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र आवश्यक है। और दोहरा परिसंचरण तंत्र के कारण ही हमारे हृदय में 2 बार जो है ब्लड जाती है, एक चक्कर में 2 बार जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। तो जाइलम में जल का वहन होता है, फ्लोएम में भोजन का वहन होता है। तो लिखेंगे जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में निम्नलिखित अंतर है। पहला जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवण को पौधों के अनुभाग में पहुंचाती है, जबकि फ्लोएम जो है तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अनुभाग में पहुंचाती है। ठीक। दूसरा, खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है, और इसका जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला है कि नलिका एवं वाहिकाएं मृत कोशिका होती हैं, जबकि चालनी नलिका और सहायक कोशिकाएं जीवित होती हैं। अगला देखेंगे कि पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पीकरण आकर्षण बल के कारण होता है, जबकि पदार्थों का स्थानांतरण जो है परासरण दाब के कारण होता है। फ्लोएम में ऐसा क्या किया गया है, बताया गया है। तो ये सब चीज़ आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस में कोशिकाओं तथा वृक्क में नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। फुफ्फुस में जो आपके कोशिका है उसका और किडनी में जो नेफ्रॉन है उसके तुलना करना आपको। तो कीजिए तुलना, क्या दोनों में अंतर समानता हो सकती है, ये आपको बताना है। तो लिखिएगा इधर कोशिका और इधर लिखिएगा नेफ्रॉन। पहला, कोशिका की रचना महीन दीवारों वाले गुब्बारे के समान होती है, जबकि वृक्काणु की रचना महीन दीवारों वाले कप के समान होती है। दूसरा, कोशिका में महीन दीवारों वाली रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है जो गैसों का आदान प्रदान करती है, जबकि जो नेफ्रॉन है उसमें बोमेन संपुट में भी महीन दीवारों वाली कोशिका का गुच्छ होता है, जिसे बोमेन रूलस कहते हैं। यह छनक का जो है कार्य करता है, छनक यानी कि छानने का काम करता है। चौथा है कि कोशिका जो है कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान करने के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है, जबकि जो आपके नेफ्रॉन है ये भी रुधिर को छानने तथा पुनरावशोषण के लिए अपना पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है। चौथा है कि कोशिका केवल पौधे का आदान प्रदान करने के लिए ही जो है देख सकते हैं कि फेफड़ों को सतह प्रदान करती है, जबकि जो वृक्काणु है उसका नलिकाई भाग मूत्र को मूत्र शोक तक ले भी जाती है। ठीक है। इस तरीक़ा से आपका इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। जितने प्यारे बच्चे अगर ये वाला ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा,
इसमें आपको ये सारा का सारा फैसिलिटी बिल्कुल ही फ्री में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।